प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी अपने परिवारजनों के साथ कुशल मंगल होंगे। आज हम साहित्य सागर पाठ 6 बड़े घर की बेटी नामक कहानी पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने एक संयुक्त परिवार की घटना का, ज्वाइंट फैमिली की घटना का वर्णन किया है। कहानी के 4 मुख्य पात्र हैं: ठाकुर बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी और आनंदी। ठाकुर बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह था, छोटे का नाम लाल बिहारी था। श्रीकंठ सिंह एक पढ़ा लिखा नवयुवक था। उसने बीए किए हुआ था और वह नौकरी करता था। सप्ताह में 5 दिन वह घर से बाहर रहता था और प्रत्येक शनिवार को जो है अपने घर आया करता था। लाल बिहारी घर पर ही रहता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था। उसका शरीर हुष्ट पुष्ट था, चौड़ी छाती थी, सजीला बदन था। इसके विपरीत श्रीकंठ सिंह का शरीर निर्बल था और चेहरा कांतिहीन लगता था। चेहरे में चमक नहीं दिखती थी और इसका भी कारण था, क्योंकि उसने अपने शरीर से ज्यादा महत्व अपनी पढ़ाई को दिया। उसने बीए की डिग्री प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किया, कठोर परिश्रम किया। वह पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं का विरोधी था। अक्सर वह विरोध करता रहता था। प्राचीन भारतीय सभ्यता का वह प्रचार प्रसार करता था। वह सभी को संयुक्त परिवार में रहने की शिक्षा देता था। अपने गांव में न जाने उसने कितने टूटते हुए परिवारों को एक कर दिया था। वो सबसे यही कहता था कि हमें संयुक्त परिवार में रहना चाहिए, हमें ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे समाज और देश का नुकसान होता है। उसकी यही बातें गांव की औरतों को पसंद नहीं आती थी। इसीलिए गांव की औरतें अक्सर उसकी निंदा किया करती थी। यहां तक कि गांव की कुछ औरतें तो उसे अपना दुश्मन समझती थी। स्वयं उनकी पत्नी को भी उनकी इस बात से विरोध था। विरोध इसलिए नहीं था उनको कि उनके घर में उन्हें कोई दिक्कत थी अपने ससुर से या देवर जेठ से। श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी का मानना था कि अगर संयुक्त परिवार में निर्वाह करना, गुजारा करना मुश्किल हो जाए, यदि संयुक्त परिवार में आए दिन खटपट होती रहे, झगड़ा होता रहे, विवाद चलता रहे, तो उससे बढ़िया है कि रोज रोज की कलह से जीवन को नष्ट करने की बजाय हमें अपने घर गृहस्थी अलग बसानी चाहिए। आनंदी के पिता भी एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, बहुत ही उदार व्यक्ति थे। उनके घर पर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इधर ठाकुर बेनी माधव सिंह की दादा के समय उनकी स्थिति अच्छी थी। ठाकुर बेनी माधव सिंह के दादा भी जो है धन धान्य से परिपूर्ण व्यक्ति थे। गांव में बड़े बड़े तालाब, मंदिर, जिनके मरम्मत करना भी मुश्किल था, वे सब उनके दादाजी के कीर्ति स्तंभ थे। उनके दादाजी की यशगाथा के सिंबल थे, प्रतीक थे। लेकिन धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और ठाकुर बेनी माधव सिंह की वार्षिक आय मात्र 1000 रुपये रह गई थी। ईयरली इनकम मात्र 1000 रुपये रह गई थी। आनंदी जब ससुराल आई तो यहाँ उसने बिल्कुल अलग माहौल पाया। मायके में किसी चीज की कमी नहीं थी। बड़ा सा महल था, हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। लेकिन ससुराल में ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी आनंदी समझदार थी। उसने परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल दिया, क्योंकि वह गुणवती थी, रूपवती थी। यही कारण था कि ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत स्नेह करते थे। 4 बेटियां थी ठाकुर भूप सिंह की। आनंदी सबसे छोटी थी। बहुत स्नेह था ठाकुर भूप सिंह को अपनी आनंदी से। उनके मन में विचार आया कि अब इसका विवाह कर देना चाहिए। तो एक दिन श्रीकंठ सिंह जब चंदा लेने के लिए उनके घर गया तो ठाकुर भूप सिंह उसके व्यवहार से रीझ गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। श्रीकंठ सिंह व्यक्ति ऐसा था, पढ़ा लिखा युवक था, समझदार था।
इसलिए ठाकुर भूप सिंह ने अपनी पुत्री आनंदी का विवाह श्रीकंठ सिंह के साथ कर दिया। ससुराल जब वो आई, उसने वहाँ की स्थिति देखी। स्थिति मायके से बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन फिर भी उसने उसको अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल दिया, अनुकूल बना दिया। ऐसा लगता था कि जैसे उसने भोग विलास के साधन, ऐशो आराम के साधन कभी देखे हुए नहीं हो। एक दिन लाल बिहारी कहीं से 2 चिड़िया मारकर लाता है। अपनी भाभी यानी आनंदी से कहता है कि इन्हें पकाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आनंदी उन्हें पका देती है। घर में करीबन पाव भर घी था। आनंदी पूरा का पूरा घी जो है मांस बनाने में डाल देती है। सिर्फ लाल बिहारी जब खाना खाने बैठता है तो उसकी दाल में घी नहीं होता है। उसे आदत थी दाल में घी खाने की। जब उसने घी नहीं देखा तो उसने आनंदी से सवाल किया। आनंदी ने कहा कि पाव भर के करीबन घी था, मैंने पूरा का पूरा घी जो है मांस में डाल दिया। ये सुनकर के आग बबूला हो जाता है। उसके मायके के लिए भला बुरा जो है कहने लगता है। कहते हैं स्त्री सबको सहन कर सकती है, लेकिन मायके की बुराई सहन नहीं कर सकती है। बातों ही बातों में आनंदी ने उससे कह दिया। जब लाल बिहारी ने उससे कहा कि बातें तो बड़ी बड़ी कर रही है, ऐसे बातें कर रही है जैसे उसके मायके में घी की नदियां बहती हो, तो आनंदी ने भी कह दिया है कि हमारे यहाँ तो इतना घी जो है नाई का हर खा जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। ये बात सुनकर के लाल बिहारी क्रोधित हो जाता है और वो अपने खड़ाऊ निकाल कर, खड़ाऊ वुडन स्लीपर लकड़ी की चप्पल उठाकर आनंदी पर फेंकता है। आनंदी अपना सर तो बचा लेती है, लेकिन उसकी उंगली में चोट लग जाती है। क्रोध के मारे कांपती हुई वो अपने कक्ष में चली जाती है। ये जो घटना हुई ये बृहस्पतिवार को हुई, थर्सडे को हुई थी। 2 दिन बाद श्रीकंठ सिंह को आना था, इसलिए बेसब्री से आनंदी अपने पति श्रीकंठ सिंह का इंतजार कर रही थी। आखिर शनिवार को जब श्रीकंठ सिंह घर आए, जैसे वो अपने पिताजी से मिले, और वहां के गांव के लोगों की एक विशेषता थी, गांव के सब लोग श्रीकंठ सिंह का बेसब्री से इंतजार करते थे। श्रीकंठ सिंह बहुत ही व्यवहार कुशल आदमी था, पढ़ा लिखा था। वह जब गांव आता था तो शहर की खबर, क्या समाचार है, क्या घटना कहाँ घटित हो रही है, क्या नए समाचार है, ये सब गांव के लोगों को बताता था। यही कारण था कि गांव के लोग जो है शनिवार को बेसब्री से उसका इंतजार करते थे। यहाँ तक कहा गया है कि गांव के लोगों को खाने का भी होश नहीं रहता था। तो श्रीकंठ सिंह के साथ इस कदर खो जाते थे कि उन्हें खाने का भी होश नहीं रहता था। आखिर 2-3 घंटे गुजरे। इधर एक तरफ आनंदी बेसब्री से श्रीकंठ सिंह का इंतजार करती है, उधर पंचायत खत्म होती है। श्रीकंठ सिंह खाना खाता है और फिर अपने कक्ष में आता है। वहां देखता है कि आनंदी जो है बहुत क्रोधित मुद्रा में बैठी हुई थी। श्रीकंठ सिंह जब अपने कक्ष में आए, उससे पहले लाल बिहारी ने उससे कह दिया था कि भाभी को समझा दो, आजकल ज्यादा बतिया रही है, किसी दिन अनर्थ हो जाएगा। श्रीकंठ सिंह को समझ नहीं पाए। उन्होंने जानने की कोशिश की, लेकिन न तो बेनी माधव सिंह ने इस पर शब्दों में कुछ कहा। वो जरूर समर्थन कर रहे थे लाल बिहारी की बातों का। वो भी यही कह रहे थे कि औरतों को ज्यादा मुंह नहीं चढ़ाना चाहिए, मर्दों के सामने नहीं बोलना चाहिए। श्रीकंठ सिंह जब आए तो आनंदी ने उनसे पूछा कि तुम प्रसन्न हो, खुश हो? श्रीकंठ सिंह ने कहा कि मैं तो प्रसन्न हूं, पर ये बताओ कि तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है, क्या उत्पात मचा रखा है? आनंदी कहती है कि जिसने तुमसे ये सब बातें कही है ना, वो अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी जीभ खींच लूं। आनंदी फिर कहने लगी कि ये तो मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो ये उज्जड़ गंवार छोकरा इस तरह मेरे साथ बर्ताव करता। श्रीकंठ सिंह थोड़ा गंभीर हो जाते हैं, कहते हैं कि वे साफ साफ बताओ, आखिर मांजरा क्या है, बात क्या हुई है? तब आनंदी पूरी घटना का बताती है ये कि खाने को लेकर क्या क्या बातें उनके बीच हुई, लाल बिहारी ने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। ये सुनकर के जो काफी क्रोधित हो जाते हैं। उस रात को चैन से सो भी नहीं पाते हैं। अगले दिन प्रातः काल श्रीकंठ सिंह उठकर सीधा ठाकुर बेनी माधव सिंह अपने पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि दादा, अब इस घर में मेरा निर्वाह नहीं हो सकेगा, अब इस घर में मेरा गुजारा नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ अन्याय हो रहा है। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके ऊपर जूती चप्पलों की बौछारें हो रही है।
पहले तो ठाकुर बेनी माधव सिंह जो है अपने पुत्र लाल बिहारी का ही पक्ष लेते हैं, लेकिन आज सिरकन सिंह का व्यवहार देख करके वो भी घबरा गए थे। आज उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। इतने में गांव के लोगों को जब पता चला कि आज सिरकन सिंह के घर में जो है विवाद हो रहा है, घर टूट रहा है, घर में झगड़ा हो रहा है, तो वही लोग किसी न किसी बहाने से वहां एकत्रित हो रहे थे। आज गांव की औरतों को जब पता चला कि आज सिरकन सिंह का परिवार टूट रहा, उन्हें भी जैसे शांति मिल रही थी, वो बड़ी प्रसन्न थी। लेकिन ठाकुर बेनी माधव सिंह समझ गए कि ये लोग जो यहाँ आ रहे हैं ये हमारे घर का तमाशा देखने आ रहे हैं, मैं इन्हें ताली बजाने का मौका नहीं दूंगा। इसलिए उन्होंने सिरकन सिंह से कहा कि बेटा तुम समझदार हो, समझदार लोग मूर्खों की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। बुद्धिमान उन्होंने सिरकन सिंह को कहा, मूर्ख जो है लाल बिहारी को कहा। वो मनाना चाह रहे थे कि ताकि झगड़ा खत्म हो जाए, लोगों को तमाशा देखने का मौका न मिले, लेकिन सिरकन सिंह उनकी बात को नहीं समझ पाया। उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब इस घर में या तो लाल बिहारी रहेगा या मैं रहूंगा। यदि आपको लाल बिहारी प्रिय है तो उसे घर में रख लीजिए, मैं चला जाता हूं, मैं अपना निर्वाह कर सकता हूं बाहर, मैं अपना गुजारा स्वयं कर सकता हूं। यदि अगर मैं प्यारा हूं तो लाल बिहारी से कह दीजिए कि ये घर छोड़ के चला जाए। ठाकुर बेनी माधव सिंह घबरा गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लाल बिहारी ये सब कुछ सुन रहा था चुपके चुपके। वह सीधा अपने कमरे में गया, कपड़े पहने और आनंदी के कक्ष के बाहर आकर के बोले भाभी, भैया मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, भैया इस घर में मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। साथ ही साथ उसने कहा कि मुझसे जो कुछ भी गलती हुई है, मुझसे जो कुछ भी अपराध हुआ, उसके लिए मुझे माफ कर देना। इतने में सिरकन सिंह कहीं बाहर थे। सिरकन सिंह आए, लाल बिहारी रास्ते में खड़ा था। उन्होंने लाल बिहारी की तरफ देखा भी नहीं, सीधे कक्ष में चले गए। उधर आनंदी को भी लग रहा था कि ये सब कुछ जो है, आनंदी बहुत ही दयालु थी, उसे लग रहा था कि ये जो झगड़ा हुआ है मेरी वजह से हुआ, हालांकि इसमें आनंदी की कोई गलती नहीं थी। सिरकन सिंह से प्रार्थना करती है कि लाल को रोक लो, लाल बिहारी को रोक लो, घर छोड़ के जा रहा है। सिरकन सिंह पर कोई असर नहीं पड़ता आनंदी की बातों का, मना कर देता उसे रोकने के लिए। लाल बिहारी फिर पुनः कहता है कि भाभी मैं जा रहा हूं, भैया के सामने मैं अपना मुंह नहीं दिखा सकता हूँ, वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। जैसे वो जाने के लिए उद्यत होता, तैयार होता है, आनंदी कक्ष से बाहर आती है और पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। लाल बिहारी देखता है आंखों में आंसू निकल आते हैं, अपने किए पर उसे पछतावा होता है। इतने में श्रीकंठ भी बाहर आता है, लाल बिहारी को गले से लगाता है। दोनों भाई पहले फूट फूट कर रोते हैं। लाल बिहारी कहता है कि भैया अब ऐसा कभी मत कहना कि आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, आप मेरे साथ इस घर में नहीं रहना चाहते हैं, आप जो भी दंड देना चाहते हो वो दंड मुझे दे देना, पर कभी मुझे अपने से अलग मत करना। सिरकंठ सिंह कहता है कि ऐसी स्थिति अब कभी नहीं आएगी। इतने में ठाकुर बेनी माधव सिंह बाहर से आते हैं। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, और उनके मुंह से यही शब्द निकलते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं जो टूटते हुए परिवार को बचा लेती हैं। लेखक ने कहा है कि गांव में जिस किसी को भी इस वृतांत का पता चला, इस घटना का पता चला, उनके मुंह से यही शब्द निकले कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है जो टूटते हुए परिवार को बचा लेती हैं। इस प्रकार आनंदी ने अपनी समझदारी से अपने टूटते हुए परिवार को बचा लिया था। आशा है कि ये कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैंने पूर्व में ही आपको भेज दिए थे, उन्हें भी पढ़ते रहना। फिर मुलाकात होगी एक नए अध्याय के साथ में, एक नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, घर पर ही रहना, स्वस्थ रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।